अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? सब बच्चों को स्क्रीन भी नज़र आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आवाज़ क्लियर हुई है सब बच्चों को? अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? आखिरी टॉपिक कल हमने क्या पढ़ा था, किसी बच्चे को याद है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने सबसे लास्ट पे क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ को वेरीफाई किया था के एम इक्वेशन को यूज़ करते हुए। तो जाहिर सी बात है, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, चार्ल्स लॉ को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे के एम इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है। कल जो हमने बॉयल्स लॉ को प्रूव किया था, वेरीफाई किया था, उसकी समझ आ गई थी आपको? अगर कल वाले टॉपिक की समझ आ गई थी तो आज वाला टॉपिक समझना नहायत ही आसान है। आप देखें चार्ल्स लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं के एम इक्वेशन से। कह रहे जी आपका आठवां पोस्टुलेट के एम का क्या था, वो कल भी मैंने आपसे पूछा था, तो क्या है एट्थ पोस्टुलेट ऑफ के एम? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आठवां पोस्टुलेट आपको क्या कहता है? क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। या इसका मैसेज भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी 1/2 mc बार स्केयर। क्या है ये, कल मैंने डिटेल से बता दिया था, ये काइनेटिक एनर्जी ही है। हाफ एम स्केयर को हमने हाफ mc बार स्केयर क्यों लिखा है, कल मैंने ये चीज़ आपको समझाई। अच्छा, इसी तरह जब हम इक्वालिटी में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, के टी आ जाएगा, जो कि क्या है इक्वेशन आपकी 1 होगी। इसी तरह अब हम क्या लिखेंगे, के एम टी इक्वेशन लिखेंगे। के एम टी इक्वेशन क्या थी, याद है किसी बच्चे को? व्हाट इज के एम टी इक्वेशन? बच्चे पी वी इज इक्वल टू एन नॉट टी जनरल गैस इक्वेशन है, के एम टी इक्वेशन नहीं है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि ये इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है इसको। ठीक हो गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार की। ये है जी आपकी के एम टी इक्वेशन। गुड बच्चे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे कल काम किया था वही काम सेम इधर करना है, सेम टू सेम, ये वैसे की वैसे ही जा रही है। क्या आपने क्या करना है, जो काइनेटिक एनर्जी की जो इज इक्वल टू के टी आया है, इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है के एम टी इक्वेशन के अंदर। आपको नजर आ रहा है कि के एम टी इक्वेशन के अंदर 1/3 है, ना कि 1/2। तो इस जगह पे 1/2 करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 2 से डिवाइड भी करोगे। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, 2 को बाहर ले आओ ताकि आपका 1/2 क्या रहे, वो अलग हो जाए। अब आपको नजर आ रहा है कि 1/2 एम एन सी पास की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप के डी लिख सकते हो। ये चीज अभी हम चार्ल्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं। कल हमने क्या प्रूव किया था, हमने बॉयल्स लॉ प्रूव किया था। तो बॉयल्स लॉ में आपको पता है कि टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं, टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं ना। लेकिन चार्ल्स लॉ में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखते, आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखते हो, आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो। तो आपने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो आप सारे कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू 2K डिवाइडेड बाई 3 पी टी।
अभी हमें पता है दो भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, थ्री भी कांस्टेंट है, और क्योंकि चार्ल्स लॉ में हम पी भी कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये सारा कांस्टेंट है और हम इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे के डबल प्राइम। क्लियर हो गया, क्योंकि सारा कुछ कांस्टेंट है तो हमने एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दिया है के डबल प्राइम। अब आपने क्या करना है, अब आप इसकी जगह पे के पुट कर दें और आपका क्या हो गया है, v इज इक्वल टू के टी। ये क्या है, ये आपका चार्ल्स लॉ है जो आपने के एम इक्वेशन को यूज करते हुए वेरीफाई कर दिया है। अब बताएं, ये जो दो लॉज अभी तक हमने पढ़े हैं, बॉयज लॉ पढ़ा है और चार्ल्स लॉ पढ़ा है, दोनों की समझ आ गई है आप बच्चों को? बॉयज लॉ कल पढ़ा था, चार्ल्स लॉ आज पढ़ा है। डिफरेंस बस ये हुआ है कि कल हमने जो लास्ट आपकी इक्वेशन है उसमें देखा था कि आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे थे, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देख रहे थे ना बॉयज लॉ के अंदर। आज आपने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं लेना, अब आज आपने प्रेशर को कांस्टेंट ले लेना है। बच्चे इसमें आपने क्या करना है कि चार्ल्स लॉ है ना, चार्ल्स लॉ में आपने वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन देखना होता है, ठीक है। जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखते हो तो आप क्या करते हो, प्रेशर को, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हो। ये हमने चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। अभी आपने क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखना, जो कांस्टेंट हमको लग कर देना है। तो कांस्टेंट क्या क्या था, टू के, दो भी कांस्टेंट है क्योंकि दो को तो दो की वैल्यू तो दो ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं हो सकती। के भी आपको पता है कांस्टेंट ही है, थ्री भी कांस्टेंट है, प्रेशर हमें पता है, हम चार लॉ में कांस्टेंट लेते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं, टू के थ्री पी, ये कांस्टेंट है, तो हम चारों की जगह पे के डबल प्राइम पुट कर देंगे, बस और आपका लॉ क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। अब आ गई समझ बच्चे? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। एवोगैड्रोस लॉ को भी केएमटी इक्वेशन को यूज करते हुए समझ लेते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ को कैसे, केएमटी इक्वेशन कैसे वेरीफाई करते हैं। कहता है कि आपने सपोज करना है आपके पास दो गैसेस हैं, ठीक है। एक को आप गैस वन कह दो, एक को आप गैस टू कह दो। जो गैस वन है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो c1 है, और गैस टू जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो क्या है, वो c2 है, ठीक है। गैस वन का जो मास है उसको हम m1 लिखेंगे, गैस टू का जो मास है उसको हम m2 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया, दो गैसेस हैं। और एक चीज और भी है कि आपने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों चीजें क्या रखी हुई हैं, कांस्टेंट रखी हुई हैं। जो टेम्परेचर, जो प्रेशर, जो वॉल्यूम आपने गैस वन को दिया हुआ है, वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही वॉल्यूम गैस टू का भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें क्या हों, दोनों गैसेस के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। गैस वन जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो c1 है, गैस टू जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो क्या है, वो c2 है। इतनी बात तो समझ आ गई आप बच्चों? अच्छा, अब गैस वन के लिए जो केएम इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1n1c1 cos के। इसी तरह जो गैस टू होगी उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m2n2c2 cos के। क्लियर है ये बात? ये तो सिंपल हुई, हमने इक्वेशन गैस वन के लिए केएम इक्वेशन लिख ली और गैस टू के लिए केएम इक्वेशन। अभी आप देख सकते हैं जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये पीवी, इसमें पीवी क्या है, दोनों इक्वेशन पीवी के इक्वल आ रही है। तो क्या हम इन दोनों को आपस में भी इक्वल लिख सकते हैं? दोनों पी 1/3 m1n1c1 बार स्केयर भी पीवी के इक्वल है, एम एम 1/3 m2n2c2 बार स्केयर भी पीवी के इक्वल है। तो हम दोनों को भी आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो दोनों को इक्वलाइज कर लेते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/3 m1n1c1 बार स्केयर इज इक्वल टू 1/3 m2n2c2 बार स्केयर। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों इक्वेशंस में अभी क्या चीज जो है वो कट गई है, कुछ कटता है इस जगह पे। सिंपल मैथ, जनरल मैथ तो सबको आती होगी, 1/3 दोनों तरफ क्या है, कॉमन है, तो ये कट जाएगा। अब आप यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1n1c1 बार स्केयर इज इक्वल टू m2n2c2 बार स्केयर। समझ आ गई बात? इतनी इक्वेशन सब बच्चों को समझ आ गई कि ये इक्वेशन कैसे आई है।
ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी हमने बताया है कि टेम्परेचर हमने दोनों गैसेस को क्या दिया हुआ है, हमने इक्वल दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, दोनों टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है तो दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी। इस बात को दोबारा समझें कि अभी मैंने पीछे बताया था कि दोनों गैसेस हैं, इन दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। जब टेम्परेचर सेम हो, हमें पता है टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है बच्चे इतना? अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, हम क्या इक्वल है, हम क्या करेंगे, दोनों गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आपस में इक्वल रख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/2 m1 c1 बार स्केयर इज इक्वल टू 1/2 m2 c2 बार स्केयर। क्लियर होगी बच्चे बात उतनी? अच्छा, अब इधर भी देखें, ये दोनों जब इक्वल हैं तो 1/2 इधर भी कट रहा है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1c1 बार स्केयर इज इक्वल टू m2c2 बार स्केयर। ये होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारी पीछे आई थी, इक्वेशन 2 हमारी अभी आ गई है। आपने अब क्या करना है, इधर से गौर से बात सुननी है। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देना है। जब दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे, पहले आपने ऊपर इक्वेशन 1 लिखी, इक्वेशन 2 को आपने नीचे से डिवाइड कर दिया। अभी आप देखेंगे कि m1 दोनों का m1 कट गया, m2 कट गया, c1 बार स्केयर कट गया, c1 बार स्केयर आपस में कट गए, c2 बार स्केयर और c2 बार स्केयर आपस में कट गए। पीछे अब क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है जी बच्चे n1 इज इक्वल टू n2। अब आप बताएं कि n1 इज इक्वल टू n2 का मतलब क्या है। यहाँ मैं ये आपको बता देता हूँ कि अवोगाड्रोस लॉ यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये कैसे प्रूव हुआ है, ये n1 इज इक्वल टू n2 आपको क्या चीज़ बता रहा है। वैसे कैपिटल N है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हम स्मॉल n से लिखते हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हमने दोनों गैसेस के क्या लिए हुए हैं, दोनों गैसेस के जो वॉल्यूम है वो इक्वल लिए हुए हैं। जब हमने आपका अवोगाड्रोस लॉ भी यही कहता है कि जब आप दो डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम इक्वल लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका जो अवोगाड्रोस लॉ है वो आपने प्रूव कर दिया है कि हम इक्वेशन को यूज करते हैं। समझा कि आपने अवोगाड्रोस लॉ कैसे प्रूव किया है, कि आप बताया है कि हमने गैसेस के इक्वल वॉल्यूम क्योंकि दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे। यही आपको एवोगाड्रोस लॉ बताता है। तो आपने केएमटी इक्वेशन को यूज करते हुए एवोगाड्रोस लॉ को भी प्रूव कर दिया। समझ लगी है बच्चे इतना? एवोगाड्रोस लॉ भी प्रूव हो गया है, इसकी समझ आ गई है। अगर बच्चे किसी को भी आवाज़ का इशू है तो आप लेक्चर दोबारा सुन सकते हैं। जब ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी उधर आवाज़ ठीक होगी। अच्छा, आगे चलते हैं। आपका जो अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट लॉ जो आपने केएमटी इक्वेशन से वेरीफाई करना है वो लॉ है आपका ग्राम्स लॉ। वैसे ग्राम्स लॉ किसे कहते हैं, ग्राम्स लॉ की वो इक्वेशन क्या थी, किसी को पता है? या मुझे बताएं, क्योंकि हमने ये भी रिसेंटली पढ़ा है।
अच्छा, आसान सा ग्राम लॉ था, वो ये कह रहा था कि जो आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, आसान सा ग्राम लॉ था, लेकिन एक बच्चे ने बस आंसर किया है, बाकी किसी बच्चे ने नहीं। बच्चे, आप लोग जब पिछला लेक्चर हो जाता है तो क्या उसे भूल जाते हो? आप लोगों को तो मैं रोज समझाता हूँ कि आप लोग रोज का काम जो है वो पढ़ा करें। तो आप क्या, जब नेक्स्ट क्लास लेने आते हो तो पिछला दिन भूल जाते हो? ऐसे तो क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं होगा। चलें अभी ग्राम लॉ पढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं के एम टी क्यू एन को यूज करते हुए। के एम टी क्यू एन क्या थी? कि जो के एम टी क्यू एन है वो हमें बताती है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार। ठीक है, अब के एम टी क्यू एन तो याद रख लेंगे ना, क्योंकि बार बार आपने देखा है हमने चारों लॉज को क्या किया, वेरीफाई किया है, चारों लॉज के अंदर बार बार यूज हो रही है, तो इसको याद कीजिएगा लाजमी। अच्छा, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 के इक्वल हो तो आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये एवोगैड्रोस के इक्वल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है कई दफ़ा कि जब भी आप किसी भी चीज़ के एक मोल लेते हैं तो इसका मतलब है आपने उस चीज़ के एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल या पार्टिकल लिए हैं 6.023 एक्सपोनेंट 23 क्या लिए हैं, पार्टिकल लिए हैं। तो आपने नंबर ऑफ मोल अगर 1 लिए हैं किसी गैस के, तो इसका मतलब है उस गैस के आपने एवोगैड्रोस नंबर जितने क्या लिए हैं, मॉलिक्यूल लिए हैं। तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन ए सी बार स्क्वायर। क्लियर है इतना सब बच्चों का? अच्छा, आगे चलते हैं। हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको पिछले दिन लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि जब भी मैथ को एवोगैड्रोस नंबर के मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोलर मास के इक्वल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप इस जगह पे एम एन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। 3 इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, 3pv डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू c बार। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। अब सिंपल स्क्वायर रूट ले लें तो क्या बन जाएगी, 3pv डिवाइडेड बाय m होल अंडर रूट इज इक्वल टू c बार स्क्वायर। बच्चे, कौन सा रीजन की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब आगे चलते हैं। बच्चे, आपको समझ आ गई है कि कैपिटल एम जो मोलर मास है ये इक्वल होता है मास को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो गैटोस नंबर जितने मॉलिक्यूल के, इसलिए मैंने क्या किया है उसको अलग से किया। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। हमने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं कि जो v है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, वो डिवाइड होगा। जनरल मैथ तो सबको आती होगी, मैट्रिक में आपने पढ़ा हुआ है, जो चीज़ ऊपर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, नीचे आके वो डिवाइड होती है। तो वॉल्यूम क्यू के ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, सी पी डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई बी। अच्छा, आपको पता है कि जो m डिवाइडेड बाई v है ये डेंसिटी के इक्वल है। डेंसिटी का फार्मूला तो पता है ना, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, m डिवाइडेड बाई v की जगह पे डेंसिटी लिख देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3p डिवाइडेड बाई d होल अंडर रूट इज इक्वल टू c बार स्क्वायर अंडर। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ है आपकी बुक में, एक बात लिखी हुई है कि जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है जो कि CRMS है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन की।
तो ये चीज़ है सी बार स्केयर अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो कहते हैं जी आप जो सी बार स्केयर है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप आर भी लिख सकते हो। तो जो पिछली इक्वेशन थी वही इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3p डिवाइडेड बाय डी होल अंडर रूट। हम कौन सा लॉ प्रूव कर रहे हैं, हम ग्राहम्स लॉ प्रूव कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ग्राहम्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो 3 भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, ग्राहम लॉ को भी वेरीफाई कर लिया, यही ग्राहम लॉ है आपका। और इस तरीके से आपने ग्राहम लॉ को भी वेरीफाई कर लिया है, प्रूव कर लिया। ग्राहम लॉ की समझ आ गई है कि हमने कैसे केएमटी को यूज करते हुए ग्राहम लॉ को वेरीफाई किया है। बाकी बच्चों का भी क्लियर है ग्राहम लॉ। अब इन चार लॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चारों लॉ अगर आ जाए तो वेरीफाई कर लेंगे केएमटी को यूज करते हुए। अच्छा, लास्ट में मैंने यही बताया है कि आपकी जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती है, जो सी बार स्केयर अंडर रूट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो सी बार स्केयर जो पिछली इक्वेशन थी, जो पिछली स्लाइड में जो इक्वेशन थी, उसकी जगह पे आप आर लिख सकते हो। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3p डिवाइडेड बाय डी है, क्योंकि आप प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राम ग्राम में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। चलें ठीक है, इसका मतलब चारों लॉ आपके क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए। लेकिन बच्चे सिर्फ क्लियर करना काम नहीं है, आपने इसको याद भी करना है, समझना भी है। अगर आप लोग घर जाके भी अभी आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, ये आपको भूल जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या फार्मूला है, हाफ एम सी बार। सब बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही बच्चे को मसला है, बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है मेरी। अच्छा, आपका इंटरनेट का मसला शायद। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फिजिक्स में फार्मूला हम ऐसे ही लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि केमिस्ट्री है, इसमें हम वेलोसिटी को सी से डिनोट करेंगे, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, सी बार से। तो इस जगह पे क्या आ गया, सी बार स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ही ये फार्मूला है जो आपको आता है। केएमटी को ये हमें क्या कहती है जी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn सी बार स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन वही पुरानी इक्वेशन ही हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। इन दोनों इक्वेशन में कोई मसला तो नहीं है ना कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या करना है, हमने अब जो ऊपर इक्वेशन है ई के की वैल्यू है, जो जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको इस इक्वेशन में जो के एम की इक्वेशन है इसके अंदर पुट करना, जो हम पीछे करते आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। 2 को बाहर ले जाएं, एन को भी बाहर ले जाएं, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में एन भी नहीं है। तो आपने 1/2 एम सी बार स्क्वायर को अंदर रख दिया। अब आपने क्या किया, 1/2 एम सी बार स्क्वायर की जगह पे काइनेटिक एनर्जी को ई के को लिख देना है। तो आप इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 एन इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 हो तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल के जितने इक्वल हो जाएंगे। तो आपकी क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू एन। एन क्या बन जाएगा, एन। तो यही इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी,
PV is equal to 2 divided by 3 Na into kinetic energy। क्लियर है? अच्छा, अब आप क्या करना, आप तो काइनेटिक एनर्जी को देखना चाहते हो ना, आप काइनेटिक मुझे आवाज आ रही है आपको मेरी? स्क्रीन भी नजर आ रही है? ठीक है, तो इतनी इक्वेशन की समझ आ गई कि इक्वेशन कैसे आई है, पी वी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 एन ए ई के। इतना क्लियर है सब बच्चों का? अगर किसी को इधर तक मसला तो मुझे भी बता दें। अच्छा, बाकी चलते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या कहती है जी? क्योंकि हम मैंने पहले ही बता दिया है कि आपने नंबर ऑफ मोल 1 दिए हुए हैं, तो जनरल गैस इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? पी वी इज इक्वल टू आर टी। आप पी वी की जगह पे जो ऊपर इक्वेशन बनी है उस जगह पे आप क्या करें, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर दें, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? आर टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 एन ए इंटू ई की काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, आप तो देखना चाहते हो ना काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन देखना चाहते हो, तो अभी क्या है, आप आर को इस साइड पे ले आए, तो क्या बन जाएगा? 3R डिवाइडेड बाई 2Na इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू ई के। आपको पता है कि 3 भी कांस्टेंट है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और Na भी, Na तो कांस्टेंट है, Na की वैल्यू कांस्टेंट है 6.023 तो आप क्या करो, ये सारा कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सिंपल आपने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप बता दिया। ठीक हो गया? आपने प्रूव कर दिया है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। जो हमने कल पढ़ा भी था कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की कम होती है। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों का? अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने 3 लॉज पढ़े हैं और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा है। वैसे तो अभी टाइम कम है, लेकिन मेरा दिल था एक टॉपिक और कराने का। कौन सी क्वेश्चन बचे दोबारा समझ नहीं आ रहा? अच्छा, लास्ट इक्वेशन की बात कर रही हैं। लास्ट इक्वेशन में यही मैंने आपको बताया है कि 3 भी आपको पता है कांस्टेंट है, आर पी जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी हमने वैल्यू भी फाइंड की थी, 2 भी कांस्टेंट है, एन ए एवोगैड्रोस नंबर जिसे हम कहते हैं, आपको पता है इसकी वैल्यू भी फिक्स है 6.023 तो क्या है कि ये सारा कुछ कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये बच्चे मुझे पता है असली काफी है, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रहा। आज जितना पढ़ा है अगर उसमें कोई मसला है तो वो मुझे बता दें। सब बच्चों को क्लियर है? तो बच्चों आपने ये जो 5 चीजें हैं, 4 लॉज हैं और एक ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है, ये आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप बुक खोलें, बुक को जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितना याद करना है और कितना आपने को छोड़ना है। बुक के अंदर भी यही चीजें लिखी हुई हैं। ये बच्चे थोड़ी काम है, अगर आपको
आता हो, अंडरस्टैंड आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। बच्चे न्यूमेरिकल भी मुश्किल नहीं है, जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो वो आसान ही है। आपको जो क्लासरूम का कोड है वो व्हाट्सएप से मिल जाएगा। बाकी आपकी जो बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करा रहे, वो बच्चे अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएं। बहुत कम बच्चे हैं जो असाइनमेंट को सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप नहीं सबमिट कराओगे तो ये बच्चे आपको अपना नुकसान। ये बच्चे बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चे लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं होता, कोई भी टॉपिक लॉन्ग में भी आ जाता है, कोई भी टॉपिक शॉर्ट में भी आ जाता है। अब ये वाली बातें आप छोड़ दें कि स्टडी लॉन्ग में आएगा शॉर्ट में, आपने पूरी बुक को तैयार करना है, ठीक है। और ये बातें मेरे ख्याल से जब आपकी क्लासेस बाकायदा तौर पर स्टार्ट होंगी तब करेंगे। अभी आप क्या करें, अभी बस आपको जो समझाने की कोशिश की जा रही है आप उसको समझें, जो अपने कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करें बस। अभी पेपर की टेंशन ना लें क्योंकि अभी आपकी क्लासेस होनी है बाकायदा। आप उनमें ये क्वेश्चन कीजिएगा। और एक बात याद रखें कि ये जो लॉन्ग शॉर्ट का कंसेप्ट है कि ये वाला टॉपिक लॉन्ग में आएगा, ये शॉर्ट में, ये अपने माइंड से निकाल के आना है। बच्चे किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मैट्रिक की? तो मैट्रिक का रिजल्ट मेरे हाथ से 31 अगस्त को है। चलें बच्चे, अब क्लास ज्वाइन करते हैं इधर। खुदा हाफिज़।